Good morning, dear students. So, in today's lecture, we will be studying about the types of locomotives. First of all, let us understand what do we mean by locomotives. So, basically, a train consists of two units. The first one is locomotive, and the second unit is the locomotive, and the second unit is the right ट्रेलिंग यूनिट राइट. सो बेसिकली लोकोमोटिव जो होता है आपका उसको आप इंजन भी कहते हैं. तो ये वो सोर्स है जहां से कि ट्रेन अपनी पावर को डिराइव करती है राइट. सो लोकोमोटिव और इंजन. सेकंड इज द ट्रेलिंग यूनिट, मतलब जो लोकोमोटिव इंजन के पीछे जो रिमेनिंग पार्ट है आपका ट्रेन का, जो कि या तो पैसेंजर्स को कैरी करता है या फिर इट कैरीज गुड्स जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेन. तो ये बेसिकली वो ट्रेलिंग यूनिट है. सो बेसिकली दीज टू आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेन. द फर्स्ट वन इज लोकोमोटिव विच इज इंजन फ्रॉम विच द ट्रेन derives इट्स पावर. So now as we are studying about the different types of locomotive, so basically there are three types of locomotive. The first one is steam locomotive, the another one is diesel locomotive, and third one is electric locomotive. So their name itself is suggesting that what is their meaning. So पहला जो आपका है which is steam locomotive. तो steam locomotive में क्या होता है, जो आप जो भी ट्रेन अपनी पावर डिराइव करती है वो किससे, हम कोल को फायर करते हैं, कोल को जला के जो एनर्जी मिलती है उससे बेसिकली स्टीम लोकोमोटिव अपनी पावर डिराइव करता है. तो मतलब इसमें मैं शॉर्ट में आपका लिख देती हूँ बाय बर्निंग कोल. इस तरीके से पावर को डिराइव किया जाता है कि बहुत पहले टाइम में आपका यूज होता था. अनदर वन इज डीजल. वेरी सिंपल एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग दैट इन विच वी यूज डीजल टू जनरेट द पावर. द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक में हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम एक इलेक्ट्रिक जेनरेटर के थ्रू, जिसको कि आप किसी भी चीज से ड्राइव कर सकते हैं जैसे कि स्टीम, डीजल और गैसोलीन. तो एक इलेक्ट्रिक जेनरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को क्रिएट करके उसको एज अ सोर्स ऑफ ट्रैक्शन या सोर्स ऑफ पावर यूज किया जाता है. तो बेसिकली इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो ये थ्री आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव होते हैं बेस्ड ऑन द सोर्स फ्रॉम विच दे आर डिराइविंग देयर पावर. Now talking about their use in today's world, so basically जो steam आपका locomotive है that has become generally obsolete nowadays. ये अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, इसको डीजल लोकोमोटिव ने रिप्लेस कर लिया है. और इन सब पार्ट्स, इन सम रेलवेज वी हैव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स ऑल्सो. जैसे कि आपकी जो लोकल ट्रेन होती है मुंबई की, वहाँ पे हमारा कहीं कहीं पे भी यूज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऑल्सो, बट बेसिकली द मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकोमोटिव इज डीजल लोकोमोटिव. So we need to further study about the properties, different properties of these locomotives. Means we need to compare them about related to different properties. So now we will study the comparison of locomotives. So the first basis for the comparison is which we have studied, the source of energy. So this we have already studied that in the different these locomotive, what is the source of energy. तो उसमें है burning coal. डीजल में हमारा होता है यूजिंग डीजल, और इसमें होता है हमारा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच कैन बी ड्राइव बाय ईदर स्टीम, डीजल और गैसोलीन. तो इसमें हम इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज करते हैं. दिस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ कंपैरिजन. द अनदर बेसिस ऑफ कंपैरिजन इज डिजाइन. सो बेसिकली इसका डिजाइन, इन तीनों का डिजाइनिंग कितना सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड है. तो जो आपका फर्स्ट स्टीम इंजन है, इसका जो डिजाइन है दैट इज वेरी सिंपल राइट. बट जो इसका इंजन होता है दैट इज वेरी हैवी एंड बल्की. तो इसका डिजाइनिंग इज सिंपल बट द इंजन इज वेरी हैवी एंड बल्की. अनदर वन, अगर हम डीजल को देखें तो डीजल लोकोमोटिव की डिजाइनिंग जो है वो सिंपल नहीं है, लेकिन इसका जो ओवरऑल डिजाइन है वो कॉम्पैक्ट है. तो थोड़ा सा इसकी जो डिजाइनिंग है नॉट सिंपल हम लिख देंगे. इस कंपैरिजन के बारे में मैं आपको डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, बट यहाँ पे हम सिंपल शॉर्ट टर्म्स लिख रहे हैं. द डिटेल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू. दिस इज नॉट सिंपल. एंड अगेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का भी आपका जो डिजाइन है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड. तो इसका एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है राइट. लेकिन इसका जो वेट है वो डीजल लोकोमोटिव से भी कम है. मींस जो हमारा स्टीम लोकोमोटिव है उसका डिजाइन तो सिंपल है, लेकिन इसका जो वो ओवरऑल वेट है वो बहुत ही बल्की हो जाता है, वेरी हैवी. इसलिए आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने में ट्रेन होती थी बेसिकली उनका इंजन बहुत बड़े साइज का होता था, बिकॉज उसकी जो डिजाइनिंग है वो बहुत हैवी बल्की है. देन कंपेयर डीजल, इसकी डिजाइनिंग इज नॉट सिंपल एज कंपेयर टू स्टीम, बट द वेट इज लेस. एंड देन कमिंग ऑन टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, सो डिजाइनिंग इज अगेन कॉम्प्लिकेटेड, but
द ओवरऑल वेट इज वेरी लेस। इससे भी आपका डीजल लोकोमोटिव से भी उसका जो वेट है वो कम होता है। नाउ अगर हम थर्ड बेसिस देखें कंपैरिजन का, दैट इज ओवरलोड कैपेसिटी। मतलब लोडिंग कैपेसिटी कितनी होती है इन इंजन्स की, राइट। तो अगर आप देखें कि स्टीम इंजन की बात देखें तो स्टीम इंजन सिर्फ 10 से 25% ओवरलोडिंग कैपेसिटी को अलाउ कर सकते हैं। मतलब इनकी जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। देन जो डीजल इंजन है इनकी जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी है वो होती है ग्रेटर, दे हैव अ ग्रेटर ओवरलोडिंग कैपेसिटी। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक, तो इन तीनों में सबसे हाईएस्ट इसकी लोडिंग कैपेसिटी होती है, हाईएस्ट ओवरलोडिंग कैपेसिटी। क्योंकि इसका जो सोर्स है वो एक आउटसाइड सोर्स से हम पावर को डिराइव कर रहे हैं जो कि जनरेटर है। तो क्योंकि आउटसाइड सोर्स से हम पावर को डिराइव कर रहे हैं तो जो इसकी ओवरलोडिंग कैपेसिटी होगी वो तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम होगी हमारी स्टीम इंजन की, राइट। The next basis for the comparison is tractive effort. So tractive effort के बारे में बेसिकली हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट बेसिकली यहाँ पे बता देती हूँ कि ट्रैक्टिव एफर्ट मतलब कितना ट्रैक्शन वो जो लोकोमोटिव है वो जनरेट कर सकता है। ट्रैक्शन मतलब कितने लोड को बेयर करने की वो पावर जनरेट कर सकता है। तो स्टीम इंजन का अगर हम ट्रैक्टिव एफर्ट देखें तो दैट इज लेस। मतलब अगर आप सेम लोड के लिए तीनों में कंपेयर करें तो इसका जो ट्रैक्टिव एफर्ट है वो कम होता है। देन इसका मीडियम, मतलब इन दोनों के बीच में इसका वैल्यू रहती है, और इसका ग्रेटेस्ट रहता है। इलेक्ट्रिक इंजन का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रैक्टिव एफर्ट रहता है। so this was about the tractive effort. नेक्स्ट बेसिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ पावर। तो जो इनका पावर को यूटिलाइज करने का स्पीड है या रेट है या किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, उस बेसिस पे अगर आप स्टीम इंजन को देखें तो स्टीम इंजन जैसे हमने बताया था ये अपनी पावर डिराइव करता है बाय बर्निंग कोल। तो इसका मतलब वंस आपने कोल को बर्न कर दिया, उसमें फायर लगा दी, उसके बाद से वो पावर को यूटिलाइज करने लग जाएगा वेदर इंजन इज बीइंग यूज्ड और नॉट। इंजन इज बीइंग यूज्ड मतलब आपने देखा है कई बार ट्रेन जो है वो स्टेशन पे खड़ी रहती है हॉल्टिंग टाइम पे। तो क्योंकि लेकिन वंस आपने एक बार कोल को इग्नाइट कर दिया तो ये तो नहीं है कि आप इंजन में प्लेटफॉर्म्स में जाके उसको बुझाएंगे। तो दैट इज वाई मतलब ये पावर को कंटिन्यूसली डिराइव करता रहता है वेदर इंजन यूज हो रहा है या नहीं। तो इट कंज्यूम्स फ्यूल whether locomotive is in use or not। लेकिन अगर आप इन दो को कंपेयर करें डीजल और इलेक्ट्रिक को तो यहाँ पे नो वेस्टेज ऑफ पावर है। इसका मतलब इन शॉर्ट ये था इस वाले पॉइंट का मतलब कि इसमें वेस्टेज ऑफ पावर होता है। वेस्टेज ऑफ पावर कब होगा, जब आपकी ट्रेन जो है लोकोमोटिव यूज नहीं हो रहा, वो स्टैंडिंग पोजीशन में है लेकिन फ्यूल तो कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है, तो दैट मीन्स देयर विल बी अ वेस्टेज ऑफ पावर। लेकिन डीजल और इलेक्ट्रिक में देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पावर, नो वेस्टेज ऑफ पावर, सेम हेयर, ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ पावर। अगेन नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं शॉर्ट में ये लिख रही हूँ। तो ये हो गया इनका अनयूटिलाइजेशन ऑफ या यूटिलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीड, मैं यहाँ पे मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ, जो और बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है उनके बारे में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीड, तो ऑब्वियसली स्टीम इंजन में आपकी लेसर स्पीड्स आर अलाउड, लेसर स्पीड्स, ठीक है। और जो आपके स्टीम इंजन सॉरी डीजल इंजन है इसमें जो पावर है स्पीड है वो हायर स्पीड अलाउ हो जाती है क्योंकि इनमें ज्यादा पावर है, ठीक है। देन जो आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसमें वेरी हाई स्पीड आर अलाउड, इसमें बहुत हाई स्पीड आप अलाउ कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू कॉस्ट ऑफ लोकोमोटिव, कॉस्ट को अगर हम कंपेयर करें तो इनकी जो कॉस्ट है वो लो है। स्टीम इंजन की कॉस्ट लो होगी, डीजल इंजन की कॉस्ट हाई होती है एंड इलेक्ट्रिक इंजन की कॉस्ट मॉडरेट होती है। तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। देन टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे आपका क्या मतलब है, तो फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे ये मतलब होता है कि जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ट्रेन में क्या होता है, कई बार नंबर ऑफ कोचेस जिसको बेसिकली आप डब्बे बोलते हो, ठीक है। तो कई बार किसी स्टेशन में बहुत सारे कोचेस ऐड किए जाते हैं जहाँ पे पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, और कहीं पे भी आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। ट्रेन की कांस्टेंट लेंथ नहीं रहती थ्रू आउट,
बहुत से डब्बे उसमें कहीं पे ऐड हो सकते हैं जहाँ से पैसेंजर्स का नंबर बढ़ रहा है और हट भी सकते हैं। तो इसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि वो कितने सारे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कोचेस को अपने पे अटैच कर सकता है। तो टॉकिंग अबाउट द स्टीम लोकोमोटिव, ये जो नंबर ऑफ कोचेस हैं जिसको हम अटैच कर सकते हैं वो कम है। मतलब क्योंकि इसकी जो यूटिलाइजेशन ऑफ पावर है वो फिक्स है, तो लेस नंबर ऑफ कोचेस कैन बी अटैच्ड। लेकिन अगर टॉकिंग अबाउट द डीजल लोकोमोटिव, तो लार्ज नंबर ऑफ कोचेस कैन बी अटैच, बिकॉज इसकी जो पावर है वो ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा कोचेस बेसिकली ऐड करके क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं ट्रेन का, तो ये ज्यादा नंबर ऑफ कोचेस को अटैच कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द योर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो एज क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट है, तो ये और वेरी लार्ज कोचेस को अपने पे अटैच कर सकता है, राइट। So this was about the flexibility of locomotive, this point. The next basis of comparison is, now next basis of comparison, रिवर्सिंग। रिवर्सिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है बच्चों की, आपने देखा होगा कि ट्रेन सपोज मुंबई टू दिल्ली जा रही है, तो दिल्ली से मुंबई भी वापस आएगी, है ना। तो इसका मतलब जब उसको अपना पाथ रिवर्स करना है, मतलब पहले वो मुंबई से दिल्ली आई, नाउ जब उसे दिल्ली से मुंबई जाना है वापस, तो उसको अपना पाथ रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द व्हीकल्स ऑन हाईवे, हाईवे में तो आप गाड़ी को इजीली यूं टर्न कर देते हैं, बट बिकॉज रेलवे ट्रैक्स आपके फिक्स रहते हैं, फिक्स डायरेक्शन रहता है, और जो आपके रेलवे के ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो फ्लेंज्ड व्हील्स होते हैं, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो नॉर्मल आपके जो हाईवे के व्हीकल्स हैं उसके जैसे टायर्स नहीं होते हैं, वो फ्लेंज्ड व्हील्स होते हैं। तो उसमें जो टर्निंग है वो जैसे कि हम हाईवे में टर्निंग करते हैं वैसे पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली कैसे कैसे इन लोकोमोटिव्स में रिवर्सिंग होती है, तो आपकी अगर जो स्टीम लोकोमोटिव है, क्योंकि ये बहुत पहला डिजाइन है, तो यहाँ पे आपका टर्न टेबल जरूरी होता है रिवर्स करने के लिए ट्रेन को। अब टर्न टेबल क्या होता है ये आपके नेक्स्ट यूनिट्स में टॉपिक होगा। सो अ टर्न टेबल इज बेसिकली यूज्ड फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन। देन अगर हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव की बात करें, तो इनमें आपके टर्न टेबल की नो रिक्वायरमेंट होती है। टर्न टेबल आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। यहाँ पे सिंपल क्या होता है, आपका जो ड्राइवर है, ठीक है, उसको अपनी पोजीशन इंटरचेंज करनी है और इस तरीके से गाड़ी अपने आप रिवर्स हो जाएगी। बेसिकली मतलब जो पहले लास्ट पोजीशन थी ट्रेन की, राइट, ड्राइवर फ्रंट में रहेगा, अब रिवर्स पाथ में ड्राइवर वो लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा जो कि फ्रंट कोच बन जाएगा, ठीक है, और वो लास्ट में उसमें जो है अटैच हो जाएगा जो पहले लास्ट कोच था। तो इस तरीके से इसमें कोई टर्न टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ ड्राइवर को अपनी पोजीशन इंटरचेंज करनी है। पहले वो जिसे फ्रंट मान रहा था अब वो लास्ट होगा और वो लास्ट वाले पॉइंट पे चले जाएगा, राइट। तो ये होता है रिवर्सिंग। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज लाइफ ऑफ लोकोमोटिव। अगर हम लाइफ की बात करें कि इन इंजन्स की कितनी लाइफ होती है, तो इसकी लाइफ होती है अबाउट 40 ईयर्स स्टीम लोकोमोटिव की, इसकी होती है 20 ईयर्स अबाउट, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की होती है 40 ईयर्स। तो ये इनकी लाइफ है कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ दीज लोकोमोटिव्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज देयर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल रिक्वायरमेंट। रिपेयर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें बहुत सारी रिपेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। डीजल लोकोमोटिव में कंपैरेटिवली लेसर होती हैं, और सबसे कम आपकी होती है मिनिमम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में। तो जो रिपेयर या रिन्यूअल्स की जरूरत है वो सबसे ज्यादा स्टीम लोकोमोटिव में है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्सोलेट डिजाइन है, पुराना डिजाइन है, और इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा होती है। नाउ अगर इनकी रिक्वायरमेंट देखें कि इसको ड्राइव करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है, यानी पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल मतलब कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए इसको चलाने के लिए। तो जो आपका स्टीम लोकोमोटिव है जनरली इसमें 2-3 पर्सन चाहिए होता है। इनका काम क्या होता है, ये कोल को इग्नाइट करने में काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 2-3 पर्सन हमें चाहिए कि कोल को जलाएंगे भी और कोल को रेगुलरली फीड करेंगे लोकोमोटिव में। इन दोनों में आपका सिर्फ, क्योंकि ये आपका डीजल और इलेक्ट्रिक जेनरेटर से पावर को डिराइव कर रही है, तो ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए सिर्फ एक ड्राइवर चाहिए होता है, ओनली अ ड्राइवर। क्योंकि पहले केस में स्टीम केस में आपको कंटिन्यूसली कोल को इग्नाइट करना है, तो उसके लिए आपको 2-3 लोग चाहिए कि जो बार बार कोल को उसमें फीड करते रहेंगे, और सिर्फ इसमें आपको सिर्फ एक ड्राइवर चाहिए हु विल ड्राइव द ट्रेन। तो ये हो गई पर्सनल रिक्वायरमेंट। नाउ द लास्ट basis
फॉर द कंपैरिजन इज जनरली सूटेबिलिटी। कौन सा कहाँ कहाँ पे सूटेबल होता है? सूटेबिलिटी इसकी देखें स्टीम लोकोमोटिव की, तो ये होगा आपका जहाँ लाइट ट्रैफिक है, लाइट ट्रैफिक इंटेंसिटी के लिए होगा क्योंकि ये ज़्यादा लोड बेयर नहीं कर सकता। जहाँ पे कोल इजीली अवेलेबल है चीप रेट पे, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। कोल अवेलेबल एट चीप रेट्स। नेक्स्ट, अगर यहाँ इसे कहाँ पे हम डीजल लोकोमोटिव को कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे हमारा हैवी ट्रैफिक है, क्योंकि इसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है, तो उसको हम हैवी ट्रैफिक में यूज़ करेंगे। और लास्ट जो है आपका इलेक्ट्रिक, उसको हम वेरी हैवी लोड्स जहाँ पे है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसकी सबसे ज़्यादा जो है पावर है, तो इसे हम वेरी हैवी लोड्स में यूज़ कर सकते हैं। So basically, students, these were some of the points of difference between these different types of locomotive. There are many points, about 20 to 25 points. So I will be providing the notes about them. They are just simple to understand. You just have to read about them. मैंने main points यहाँ पे focus कर लिए हैं, तो उसके मैं आपको I'll provide you the notes. So I hope आपको ये तीनों locomotives के बीच का difference अब clear है. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.